हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम बात करते हैं, हमने ऑलरेडी जेनरिक्स का वो कॉन्सेप्चुअल यानी कि इसकी जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो हमने देख लिया था, और क्या क्या मेथड किस तरीके से हम जेनरिक को यूज़ करते हैं वो हम देख चुके हैं। तो प्रैक्टिकल आज हम कोडिंग के थ्रू देखने वाले हैं कि कैसे हम जेनरिक्स को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जेनरिक होता क्या है कि जब हम मल्टीपल टाइप्स के साथ वर्क कर रहे होते हैं तो रीयूजेबल कोड लिखना ही जेनरिक होता है बेसिकली। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक हम फंक्शन क्रिएट करेंगे जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम स्वैप कर सकते हैं, स्वैप टू नंबर्स या इंटीजर्स। अब स्वैपिंग करने तो दो नंबर्स को दो नंबर भी हमें लेने पड़ेंगे। एक नंबर ए हमने ले लिया यहाँ पे इंटीजर टाइप का, दूसरा हमने यहाँ पे बी ले लिया इंटीजर टाइप का, ये ए है। और हमने बात की थी कि जब हम यहाँ पे स्वैप करेंगे तो ए और बी हमें एज अ लेबल हम पास करें। लेकिन होता क्या है कि हम अंडरस्कोर जब हम यूज़ करते हैं उस केस में जब हम स्वैप को कॉल करेंगे तो हमें ए और बी को पास करने की मीन्स लेबल को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा ए की वैल्यू हमने बोल दी यहाँ पे 10 और बी की डाल दी 20। तो अब मैं सिर्फ यहाँ इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को पास कर रही हूँ। और लेट टेम्प, क्योंकि एक ही बार यूज़ होगा ए, एक नया वेरिएबल बनाया टेम्प, उसमें हमने ए की वैल्यू डाल दी। अब ए की वैल्यू में हम डाल देंगे बी की वैल्यू, और अब बी की वैल्यू में फिर से, क्योंकि बी अब एम्प्टी है हमारे लिए, तो बी में वापस टेम्प डाल दिया। तो इस तरीके से ए में बी की वैल्यू चलेगी और बी में ए की। अब इशू क्या है हमारे पास कि ए और बी बोला, ये जो ए और बी है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे ही तो कहीं बताया नहीं है। कांस्टेंट क्या होता है कि जो लोकल पैरामीटर्स होते हैं किसी भी फंक्शन के, वो लेट एज अ लेट वर्क करते हैं। अगर हमें उन्हें चेंज करना है विद इन आवर फंक्शन बॉडी, फंक्शन की बॉडी में जब हम उसको प्रॉपर उनको चेंज करना है, जैसे हम स्ट्रक्चर में कर रहे थे, स्ट्रक्चर में अगर हम कोई प्रॉपर्टी लिखते हैं ए, और ये मैंने बोला वेर, भले ही वो वेरिएबल है, अगर वो कांस्टेंट नहीं भी हमने डिक्लेयर किया है, तो स्ट्रक्चर का क्या रूल है कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या होता है, क्योंकि इनिशियलाइजर का तो सेम ही काम हुआ है जो हम यहाँ पे करें। अगर इनिट की जगह मैं कोई फंक्शन लिखूं, फंक ऐड, तो इस केस में क्या कहता है कि ये इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए हमें म्यूटेटिंग ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो कांस्टेंट है। भले हमने डिक्लेयर वेरिएबल किया बट वो एज अ कांस्टेंट होता है। स्ट्रक्चर का ये रूल है कि वो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो कांस्टेंट होती हैं। ऐसे ही हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं। अगर जैसे हमने म्यूटेटिंग से उसे चेंजेबल बनाया, तो उसके केस में हमारे पास फंक्शन में क्या होता है, इन आउट मीन्स वेरिएबल फंक्शन के बाहर भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो उस केस में हम उन वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। और जब हम इन आउट पैरामीटर पास कर रहे होते हैं तो उस केस में हमें एम परसेंट यानी एंड का यूज करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं एम परसेंट। और वेर ए इक्वल्स टू 10 और एड्रेस ऑफ ए, कि उस एड्रेस पे उस वैल्यू को चेंज करना है हमें। इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू एट एड्रेस, जो हमने C++ इस सब लैंग्वेजेस में पढ़ा है। तो अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, बी। तो ये एड्रेस ऑफ ए पास करते हैं और उसको हम चेंज करे होते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जब हम प्रिंट करेंगे इसको तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया है।
तो यहाँ पे 30 थी, 10 डाली, यहाँ पे हमने 30 डाली, और जब वहाँ गई तो वहाँ पे 30 हो गई, वहाँ पे 10 हो गई। और ये रिटर्न क्या करेगा, इसमें हम क्योंकि हमने कुछ रिटर्न नहीं कराया तो इस वजह से रिटर्न कुछ किया भी नहीं। तो इंट, और इंट ये एक टपल होती है, ये एक टपल है, जब हमने टाइप पढ़े होंगे तो हमने टपल पढ़ा था। तो यहाँ से मैंने ए पास किया, रिटर्न में कर दूंगी एक टपल ही पास करेंगे ए कॉमा बी। अब जो बी में चेंज होने के बाद जो वैल्यूज आई हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। तो यहाँ पे जब मैंने पास की थी 10 और 30, तो अभी ए में क्या प्रिंट हुआ 30, बी में 10, तो हमने स्वैपिंग कर दी। अब सेम केस अगर मैं इसमें क्या बोलूं, मैं स्ट्रिंग टाइप दे दूं और मैं बोलूं स्वैप करो, तो अब इसने एरर दे दिया, बोल दिया कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट नहीं कर सकते इंटीजर में, या फिर मैं फ्लोट या डबल वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उस केस में हमें क्या करना होता है कि अब हम 4 बार मेथड लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं डबल ले लूंगी, डबल डबल डबल, डबल, ये स्ट्रिंग। तो मुझे एक ही काम को करने के लिए कितने मेथड लिखने पड़े, 3। तो इससे तो हमारा क्या होगा, हो गया इंट तो हमें इंटीजर वैल्यू पास करेंगे इंटीजर के केस में। और ये हम ले लेंगे ए, ये लेंगे बी, और इसको हम पास कर देंगे स्ट्रिंग के केस में। तो ए भी मैंने यहाँ पास कर दिया, सॉरी ये हो गया बी, ए इंट, बी इंट, और ये स्वैपिंग करेगा ए की, ये करेगा बी की। तो यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न किया, यहाँ पे मैंने इंटीजर रिटर्न किया। तो अब इशू क्या है कि हम ये जितने नंबर ऑफ टाइप्स को, जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप को हम यूज करें, उतने डिफरेंट मेथड्स हमें क्रिएट करने पड़ रहे हैं। अब मेरे पास क्या था कि ऐसा मेथड है, एक ऐसा टाइप है जो जिसका नाम है जेनरिक। जेनरिक क्या करता है कि हम उस टाइप को एक ही बार डिफाइन करेंगे और डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो जेनरिक का जो सिंटैक्स है वो ये है। फंक्शन के केस में मैं फंक्शन जेनरिक लिख रही हूँ यहाँ पे, तो स्वैप अगर फंक्शन है तो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम एक कस्टम टाइप डिफाइन कर देते हैं। टी का मीन्स होता है टाइप, और ये टी जस्ट एक लेबल है, ये कोई कीवर्ड नहीं है, एक जस्ट लेबल है कि इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इसको टी लिख सकती हूँ, मैं इसको एलिमेंट लिख सकती हूँ, मैं इसको वैल्यू लिख सकती हूँ, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने बोला टी, टी टाइप, टी मीन्स टाइप। उसके बाद फंक्शन को एज इट इज जैसे हम पैरामीटर्स डिक्लेयर करते हैं, कर्ली ब्रेसेस, अगर हमें कुछ रिटर्न कराना है तो हम सेम टाइप को रिटर्न भी कराएंगे। हम बोलेंगे ए इज इक्वल्स टू टाइप टी, बी इज इक्वल्स टू टाइप टी, सॉरी टाइप एनोटेशन, रिटर्न कर रहे हैं तो टी रिटर्न कर रहे हैं। या फिर जैसे हमने टपल रिटर्न कराया तो टपल के अंदर भी क्या होगा, टी कोमा टी, क्योंकि हमने ये टाइप यहाँ डिक्लेयर कर दिया। और जब इस टाइप को जो हमने डिक्लेयर कर दिया है ये किस टाइप का होगा जब इसे हम यूज करेंगे, लाइक हम स्वैप कर रहे हैं, स्वैप, और इस टी को मैं बोलूंगी अब जो ये टी है ये इंटीजर टाइप का है, तो ये इंटीजर वैल्यू को लेगा। तो मैं जब पास करूंगी यहाँ से तो 10 पास करूंगी, और बी में भी क्या करूंगी मैं, इंटीजर ही सेम टाइप की वैल्यू पास करेंगे। एक बार में एक ही टाइप का यानी कि इंटीजर ही लेगा। दोबारा मैं डालूंगी स्वैप को तो मैं इसे बोलूंगी ये स्ट्रिंग को ले ले, तो मैं दोनों वैल्यू स्ट्रिंग डाल सकती हूँ, तो स्ट्रिंग को स्वैप कर देगा। तीसरी बार में मैं कुछ और डाल सकती हूँ। तो कितना इजी हो गया कि एक ही फंक्शन और डिफरेंट डिफरेंट मेथड। तो अभी हम अपना स्वैपिंग का जो हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है इसको एज अ टी डिक्लेयर करते हैं। तो इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि इंटीजर है, हम बोलेंगे सीधा ये टी टाइप का है, और इंस्टेड ऑफ
t, we have to declare this t, t, और रिटर्न कर दिया हमने t। और जब आप इंटीजर को कॉल करें तो हम यहाँ बताएंगे कि ये इंटीजर है। जब हम स्ट्रिंग को कॉल करें तो हम यहाँ बताएंगे कि ये स्ट्रिंग है। और इस केस में हमें टू इंट कोई फंक्शन नहीं है, हमने फंक्शन का नाम चेंज कर दिया है, तो हम यहाँ पे फंक्शन का नाम भी यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। और हम डबल को भी इस तरीके से पास करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे कि डबल, और जस्ट वैल्यूज डिफरेंट टाइप की होंगी अब। और यहाँ पे मैंने बोल दिया इसको 10.5, 13.3, और ये इंटीजर के केस में मैं कॉल लगाऊंगी, तो यहाँ इंटीजर टाइप का है, ए बी है हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग टाइप की ले ली। और ये डबल है, तो मैं बोलूँगी ये डबल टाइप का होगा, और बी भी क्या होगा हमारा डबल टाइप का होगा। और जब डबल का मैं कॉल लगा रही हूँ तो यहाँ पे ए डबल और बी डबल। cannot explicitly, so what it is talking about, ये क्या कह रहा है कि a int b int ओके, ये कह रहा है कि हमें एक्सप्लिसिटली नहीं बताना है, हम डायरेक्टली ऐसे भी यूज करते हैं कि सीधा हम वैल्यूज ही पास कर देंगे। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली इस टी की वैल्यू को असाइन कर रहा है। तो इस तरीके से हमने एक ही मेथड के थ्रू तीन अलग अलग वैल्यूज को क्या कर दिया, स्वैप कर दिया, किसके थ्रू, जेनरिक एक मेथड राइट करके। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जेनरिक मेथड हमने यहाँ स्वैपिंग का किया है, अब हम एक दूसरा मेथड क्रिएट करेंगे। हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, और हम कोई भी चीज स्ट्रक्चर जेनरिक बना सकते हैं। लाइक यहाँ मैं स्टैक बात करूं, अब हमने पता कर लिया कि हम किस तरीके से बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ स्टैक में मैं बोलती हूँ वेर आइटम्स मैंने बोला कि एक एरे होगा, तो एरे ऑफ इंटीजर मैं डिक्लेयर कर रही हूँ यहाँ पे, एरे ऑफ इंटीजर्स। मैंने बोला फंक पुश में मैं एक एलिमेंट ऐड करूँगी, एलिमेंट होगा इंटीजर टाइप का, और उसके अंदर आइटम्स के अंदर मैं अपेंड कर दूंगी एलिमेंट। तो ये मैं एक स्टैक बना रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद एक फंक्शन होगा पॉप क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा उस इंडेक्स की, हो सकता है उसमें रिटर्न। स्टैक में क्या होता है, स्टैक होता है हमारा लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे। पुश और पॉप हमने पढ़े थे, आइटम्स डॉट पॉप लास्ट एक मेथड होता है एरे का पॉप लास्ट, वो क्या करता है एरे से लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। और जब भी हम स्टैक की बात करते हैं, स्टैक में क्या होता है, जब हम इंसर्ट करते हैं पहला एलिमेंट तो 0th इंडेक्स पे होता है, सेकंड एलिमेंट वो फर्स्ट इंडेक्स पे, थर्ड 4 5, जैसे कि एरे में हम करते हैं अपेंड मेथड में, कि जो एलिमेंट है वो एरे के लास्ट में जाके स्टोर होता है। और जब बट एरे के में हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि हम एरे के फर्स्ट से डिलीट कर सकते हैं, लास्ट से कर सकते हैं, बिटवीन से, लेकिन स्टैक में सिर्फ डिलीट कहाँ से होगा, एलिमेंट लास्ट से। तो उस केस में हमारे पास पॉप लास्ट मेथड होता है एरे का, तो हम उसको पॉप में बोल देंगे कि पॉप में सिर्फ लास्ट का एलिमेंट ही रिमूव होना चाहिए। तो अब ये एरर क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है कि आप चेंज नहीं कर सकते किसको, हम चेंज नहीं कर सकते, सॉरी, ये मुझे डिक्लेयर करना है एम्प्टी एरे, क्योंकि मैं इसको पास करूंगी। तो हम स्टैक के एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते किसी फंक्शन के थ्रू, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ म्यूटेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि हम स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, क्लास होता तो हमें म्यूटेटिंग की नीड नहीं होती। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया पॉप लास्ट, या फिर हम इसको ऑप्शनल भी बना सकते थे,
तो अभी के लिए हम पॉपलास्ट इट इज़ ओके, लेकिन जब अगर हमारा एम्प्टी एरे और हम पॉपलास्ट कर रहे हैं तो ये फिर निल भी रिटर्न कर सकता है, उस केस में हमें हैंडल करना होगा। अब मैं क्रिएट करती हूँ यहाँ पे वेर आइटम या फिर मैं बोल दूँ स्टैक इंट इज इक्वल्स टू और स्टैक आइटम्स मैंने डाल दिया 2, 3, 4 और प्रिंट कर दिया मैंने स्टैक इंट को। तो इसने यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ये 2, 3, 4 को ये प्रिंट कर देगा। 2, 3, 4 आइटम्स हैं। अब मैं बोलूँगी स्टैक इंट डॉट अपेंड डॉट पुश। मैं पुश करूँगी, यहाँ पे मैंने पुश क्रिएट किया 34, तो इसने पुश कर दिया। और मैं अब यहाँ से रिमूव करके उसको यहाँ प्रिंट करने वाली हूँ, तो इसने क्या पुश किया 34। इसके बाद मैं पॉप करूँगी एलिमेंट्स का, तो यहाँ पे मैं बोल देती हूँ पॉप। पॉप में क्या है, लास्ट एलिमेंट को रिमूव 34 रिमूव होना चाहिए। 34 रिमूव हो गया, मैंने एक बार फिर से कॉल कर दी। जब 34 रिमूव हुआ तो उसमें 4 भी रिमूव हो जाएगा। 2 एलिमेंट्स मेरे कितने बचे, 2 बचे। मैंने और कॉल कर दिया, एम्प्टी हो गया स्टैक 4 टाइम्स। और मैं 5th टाइम कॉल करूँगी, इट शुड क्रिएट एन एरर। तो यहाँ एरर आ गई, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, फोर्सफुल कर दिया था। तो इस केस में हमें यहाँ क्या करने पड़ेगा, दिस, फिर हम करेंगे गॉड लेट आइटम्स डॉट इज एम्प्टी। अगर इज एम्प्टी है, लेट एम्प्टी इक्वल टू इज एम्प्टी। अगर इज एम्प्टी नहीं है तो इसको क्या करना है, गॉड लेट लास्ट इज इक्वल्स टू आइटम्स डॉट पॉप लास्ट। पॉप किया और रिटर्न कर दिया इसको, एल्स रिटर्न कर दिया एम्प्टी। और -1। तो अभी इसने बोला ओके एल्स, दिस वन इज, यहाँ पे आना चाहिए एल्स ब्लॉक। तो अभी सही से एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो एग्जीक्यूट हो गया, इसमें भी एरर नहीं आई। जब एरर आई थी तो उसने -1 रिटर्न करा दिया वहाँ से। जब पॉप को करेंगे और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, क्योंकि ये रिटर्न करा इंटीजर वैल्यू, तो हम हमेशा ये क्या बताएगा हमें कि इसने -1 रिटर्न किया है। -1। तो इस तरीके से हम हैंडल करते हैं। ये था हमारा एक इंटीजर टाइप का। अब मेरे को क्या करना है कि स्टैक को, मेरे को इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट सब कुछ लेना है। तो मैं इस केस में एक स्टैक को ही क्या बना दूंगी। अब स्टैक में क्या होते हैं, एलिमेंट्स। एरे के अंदर भी एलिमेंट्स होते हैं। लास्ट में हमने क्या किया था, नंबर्स लिए थे, और नंबर्स के केस में हमने टाइप लिया था। हमें टाइप का बना रहे थे, यहाँ पे हम स्टैक का टाइप दे रहे हैं एलिमेंट्स। अब इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो इंटीजर टाइप के होने चाहिए। तो ये भी हमारा इंटीजर होना चाहिए, ये भी हमारा एलिमेंट को रिटर्न करना चाहिए। अब ये भी हमारा एलिमेंट को रिटर्न करना चाहिए एज एलिमेंट। या फिर हम रिटर्न करा सकते हैं कि इफ केस लगा सकते हैं। इफ स्ट्रिंग है तो एम्प्टी चला जाए, इनम बना के कोई भी केस अपेंड कर देंगे हम, वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम वैल्यूज पास करेंगे कि या तो हम डायरेक्टली इंटीजर चला जाए।
अब मैं यहाँ बोलूँगी यहाँ पे स्ट्रिंग चला जाए और यहाँ पे भी स्ट्रिंग चला जाए, और अब मैंने प्रिंट कर दिया तो एरर आई पॉप के केस में। पॉप के केस में क्या है कि हम -1 नहीं रिटर्न कर सकते, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, एलिमेंट। तो यहाँ से हम डायरेक्टली भी अब रिटर्न कर सकते हैं। और एम्प्टी का हम एक अलग केस बनाएंगे कि अगर एम्प्टी है तो स्ट्रिंग के केस में डबल कोट्स जाएं, तो क्योंकि हमारा यहाँ से हमें क्या पास करना होगा, एलिमेंट नॉट एम्प्टी, एम्प्टी नहीं है तो, और अगर एम्प्टी है तो रिटर्न कर दे क्या, पॉप करने के बाद ट्रू और फॉल्स, रिटर्न नील हम कर सकते हैं यहाँ से। और जब हमें नील मिलेगा तो यहाँ पे ये फिर से क्रैश करेगा, नील दिया है उसने। हाँ, ऑप्शनल के केस में क्या हो गया, ये हम नील रिटर्न करा सकते हैं यहाँ से गॉड में। तो ये किया हमने अपना जेनरिक एक स्टैक क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे भी चीजें कर सकते हैं। और इस केस को हम एक और तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि अगर ये हम ना लिखें, एक ही लाइन हम लिख देते हैं, इफ आइटम्स डॉट इज एम्प्टी, अगर इज एम्प्टी है तो यहाँ से नील रिटर्न कर दे, अदरवाइज कर दे आइटम्स डॉट पॉप लास्ट एलिमेंट। और यहाँ से हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं कि अगर एम्प्टी है और तो ये नील रिटर्न कर देगा, नहीं है तो आइटम का पॉप लास्ट रिटर्न कर देगा। और एक और चीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं, क्या, हमने एक मेथड बना लिया, हम एक्सटेंशन के थ्रू हम एक स्टोर कंप्यूटेड प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं स्टैक के अंदर। तो हमने एक्सटेंशन पढ़ा था लास्ट वीडियो में। एक्सटेंशन में हम क्या कर सकते हैं कि इनहेंस कर सकते हैं और अपनी टॉप एलिमेंट, लाइक स्टैक में क्या होता है, टॉप एलिमेंट होता है, एलिमेंट टाइप का ही हम रिटर्न करेंगे। कंप्यूटेड प्रॉपर्टी है ये, तो कंप्यूटेड प्रॉपर्टी हम डाल सकते हैं, इट रिटर्न्स इफ आइटम्स डॉट इज एम्प्टी है, नल हम रिटर्न कर सकते हैं, नहीं है तो आइटम्स डॉट लास्ट, आइटम से लास्ट हम डाल सकते हैं एलिमेंट को। और एक और वे होता है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं, आइटम्स डॉट काउंट, अब 0 से लेके n-1 होता है तो काउंट -1, ये भी हमारा क्या होगा, टॉप। तो अब मैं यहाँ में प्रिंट करना चाहूँ, प्रिंट डॉट टॉप एलिमेंट्स, तो यहाँ पे हमारा क्या करेगा, ये टॉप एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा जो बचे हुए हैं। अब एम्प्टी है, टॉप में कुछ है नहीं, तो उसने नील प्रिंट कर दिया। और मैं यहाँ से अगर 2 टॉप रिमूव कर दूं, यानी कि 2 एलिमेंट्स हैं, 2 मैंने रिमूव कर दी, 2 3 4 है, तो ये 3 होना चाहिए हमारा टॉप एलिमेंट। तो टॉप एलिमेंट क्या आ गया हमारा, 3, ऑप्शन वैल्यू 3। तो इस तरीके से हम कंप्यूटेड प्रॉपर्टी एक्सटेंशन के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है कि हम क्या डिक्लेयर कर सकते हैं। ये तो हमने एक्सटेंशन पढ़ लिया, ये हमने क्या पढ़ लिया, कंप्यूटर प्रॉपर्टी कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब इसी तरीके से हम एक और चीज़ कर सकते हैं, वो क्या, हम इंडेक्स को फाइंड कर सकते हैं। फाइंड इंडेक्स, इंडेक्स में हम क्या बोलेंगे, किसका इंडेक्स मुझे देना है, किसी भी वैल्यू का। तो वैल्यू किस टाइप की होगी, हमारे एलिमेंट टाइप की होगी। और कहाँ पे हम दे रहे हैं,
स्टैक के अंदर एक स्टैक क्या है, एक एलिमेंट टाइप का एरे है, या फिर क्योंकि हम ये डिक्लेयर कहाँ कर रहे हैं, ये तो हम एक्सटेंशन स्टैक में डाल रहे हैं, तो हम एक फंक्शन बाहर बनाते हैं कि बाहर भी हमें यूज़ करना है कि हमें किस टाइप का देना है, ये स्टैक टाइप का देना है। स्टैक एरे ऑफ एलिमेंट्स हैं, और ये भी क्या टाइप का होगा, इसको भी मैं अब क्या क्रिएट कर सकती हूँ, टी टाइप का। अब ये टी टाइप हमें यहाँ से डिक्लेयर करना होगा, टी टाइप यहाँ होगा, ये टी टाइप होगा, और यहाँ से रिटर्न भी हम क्या करेंगे, टी टाइप ही करेंगे। और उसके बाद हम लिखेंगे, एक लूप चलाएंगे, फॉर आई इन स्टैक, स्टैक में मैंने डाल दिया डॉट इनमरेटेड, इनमरेटेड में हम क्या करते हैं, इंडेक्स और वैल्यू को आई, और आई पे जो वैल्यू है हम उसको भी चेक कर रहे हैं, इनमरेटेड। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इफ वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है, या मतलब फाइंड वैल, तो ये हम बोल देंगे फाइंड वैल्यू, यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे, और अगर वैल्यू हमारी मिल जाती है तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, आई इंडेक्स हमारा, ये इंडेक्स यहाँ से रिटर्न करा देंगे। और अगर हमारा रिटर्न नहीं हुआ तो हम क्या रिटर्न करा देंगे, यहाँ पे नील। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, हम फाइंड इंडेक्स के अंदर वैल्यू इज इक्वल्स टू enumerated stack for t operands, ओके। और अगर हम यहाँ पे इसके इंटीजर करते हैं तो ये उसको यूज़ कर लेगा, तो हम इंटीजर पे अप्लाई करते हैं पहले, क्योंकि डबल इक्वल्स टू कहाँ यूज़ होता है, वो इंटीजर के केस में ही होता है। तो टी में सारे टाइप्स हमारे पास आ जाते हैं। ये हमें रिटर्न करना होगा लास्ट में। तो अब फाइंड इंडेक्स, और इसको मैं कॉल करूँगी, मुझे फाइंड क्या करना है, 2, और मैंने यहाँ पे एक एरे पास कर दिया, और जो मेरा इंडेक्स है जिसको मैं रिटर्न कर रही हूँ उसको मैं प्रिंट भी कर दूँगी, और उसकी वैल्यू को भी मैं प्रिंट कर दूँगी जिसे मैं रिटर्न कर रही हूँ। ओके, क्योंकि मैंने इंटीजर एरे लिया था, और इसमें एरर मुझे क्या दे दी कि आप पास नहीं कर सकते कोई अदर टाइप की वैल्यू। सिंपल। तो 2 में फाइंड करूँगी तो 2 मुझे मिल जाएगा 0th इंडेक्स पे ही। ये हमारा रन हो रहा है अभी। पर फिर से रन करते हैं, तो इसने क्या किया,
और यहाँ पे हम बोलेंगे इसको दिस इज एन इंटीजर टाइप t स्ट्रिंग और यहाँ पे enumerated तो यहाँ पे इसने 0 रिटर्न किया, यानी कि 0th इंडेक्स पे। अब हम यहाँ पे 4 ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे इसने रिटर्न किया, पहले ये प्रिंट नहीं कर रहा था, अब इसने प्रिंट भी किया है। तो कुछ प्लेग्राउंड का इशू होगा। तो 4th का इंडेक्स कौन था? 0 1 2 0 1 2 और ये 1 और 3 क्या प्रिंट किया इसने। अगेन हम एक बार रन कर लेते हैं। तो सबसे पहले 0th इंडेक्स प्रिंट किया, क्योंकि हमने हर बार ये वैल्यू प्रिंट कराई है। अगर हम इसके बाहर यहाँ पे आके प्रिंट करेंगे तो हमें प्रॉपर इंडेक्स भी रिटर्न करेगा जब हम इसको स्टोर कराएंगे किसी के अंदर। तो यहाँ पे इसने क्या किया है कि जो हमने 4 पास किया था, इसका इंडेक्स क्या है? 0 1 2, तो इसका 2 है इंडेक्स। 0 पे 2 है, 1 पे 3 है, और लास्ट में जब हमें मिल गया यहाँ से, तो हमने कुछ प्रिंट कराया नहीं, तो हम यहाँ से रिटर्न करा सकते हैं। इस तरीके से कि क्या प्रिंट करेगा। अब जो ये प्रिंट करेगा, जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा उसको, ऑप्शनल 2। तो 4 का इंडेक्स क्या है? 2। मैं बोलती हूँ 3 का इंडेक्स क्या होगा? 1 1। 2 का इंडेक्स क्या होगा? 2 का इंडेक्स होगा 0। अब मैं बोलती हूँ 0, तो 0 का इंडेक्स तो कुछ है ही नहीं, ये नील रिटर्न करेगा। तो इसने क्या प्रिंट किया? नील। अभी इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, इसी केस को हम क्रिएट कर सकते हैं अपना जेनरिक में मैंने लिया t, अब मैं इसको t टाइप का डिक्लेयर कर दूंगी। और क्योंकि हम रिटर्न क्या करा रहे हैं कि वो इंडेक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो उस केस में ये क्या करेगा, ये डबल इक्वल्स टू इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि जो हमारे पास t है, ये सिर्फ किसी इक्वल्स टू ऑपरेटर को ये यूज ही नहीं करता। तो इक्वल्स टू हम किस प्रोटोकॉल के थ्रू उसको गेट कर सकते हैं? इक्वटेबल प्रोटोकॉल। बेसिकली जब हम प्लेग्राउंड पे वर्क करते हैं तो हमारा इक्वटेबल, ये इक्वल्स टू ऑपरेटर्स हम अप्लाई नहीं कर सकते विदाउट इक्वटेबल प्रोटोकॉल। अगर हम इक्वटेबल प्रोटोकॉल को कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इसको रन कर सकते हैं। तो यहाँ में मैंने स्ट्रिंग पे अप्लाई किया तो 0 एग्जिस्ट नहीं करता, नील है। तो यहाँ पे मैंने 4 डाला। 4 में क्या करेगा ये? इंडेक्स, क्योंकि हम रिटर्न तो इंटीजर ही करा रहे हैं, हम रिटर्न वो नहीं करा रहे, हमें इंडेक्स रिटर्न करा रहे हैं। तो एरे का इंडेक्स हमेशा इंटीजर टाइप का होता है। और यहाँ पे मैं अभी वैल्यू डाल देती हूँ इंटीजर 5 3 2। तो यहाँ पे मैंने बोला 4, तो 4 एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे पास। int टू स्ट्रिंग, सो वेयर हम ओके। ये चेक जो करेगा वो भी तो स्ट्रिंग ही चेक करेगा, कि दोनों टाइप मैंने बताया ना सेम टाइप होने चाहिए, जिसको हम चेक कर रहे हैं और जिसमें हम चेक कर रहे हैं, जिसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म कर। तो इन दोनों पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एरे के लिए दोनों सेम टाइप के होने चाहिए। तो वो 4 नहीं है, वो रिटर्न कर देगा। मैं बोलूँगी 34, तो उसने वो बोलेगा हमारा 0th इंडेक्स पे है, तो हमें 0th इंडेक्स पे मिल गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। अब इक्विटेबल का भी हमने मीनिंग जान लिया। इक्विटेबल क्या होता है? इक्वल्स टू ऑपरेटर जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, अगर हम वहाँ इक्वल टू ऑपरेटर यूज करना है तो हम इक्वटेबल प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो हमने बोल दिया कि जो टी है वो इक्वटेबल भी होना चाहिए, मीन्स को हम उसको इक्वल्स टू ऑपरेटर को हम परफॉर्म भी कर सकें। तो इक्वटेबल बेसिकली एक प्रोटोकॉल है। इक्वटेबल एक प्रोटोकॉल है जो वैल्यूज को जस्ट कंपेयर करता है कि वो इक्वल हैं या नहीं, यानी कि डबल इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू हमको परफॉर्म कर सकते हैं इस पे। इक्वल्स टू है
तो ठीक है, और एल्स के केस में इक्वल्स टू नहीं है, तो अगर मुझे नॉट इक्वल टू का केस चेक करना है तो मैं कहाँ कर सकती हूँ, एल्स के केस में चेक कर सकती हूँ। तो ये हमारा इक्वटेबल प्रोटोकॉल होता है। इसके बाद आता है कि हम ऑलरेडी हम एक चीज पढ़ चुके हैं यहाँ पे, वो क्या है कि हम प्रोटोकॉल भी यूज कर सकते हैं। कैसे? अब हम ये प्रोटोकॉल ही तो यूज करें यहाँ पे, अगर हम इसको यूज कर सकते हैं तो हम कस्टम अपना भी प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। तो मैंने बोलो प्रोटोकॉल स्टैक कंटेनर, तो हम यहाँ कंटेनर में क्या करेंगे, जो स्टैक के मेथड्स हैं उनको डाल सकते हैं। तो मैंने बोल दिया यहाँ पे ये जो मेथड्स हैं स्टैक के, प्रोटोकॉल के अंदर स्टैक के कंटेनर के कौन से मेथड आ जाएंगे, म्यूटेटिंग दिस वन एंड म्यूटेटिंग दिस वन। अब एलिमेंट टाइप तो उसे पता ही नहीं क्या, अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एसोसिएटेड टाइप एलिमेंट, सिंपल। अब इसे भी पता चल गया एलिमेंट क्या है, तो हम एसोसिएटेड टाइप भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब एलिमेंट क्या होगा, अब एलिमेंट को हम कहाँ पे बताएंगे, जब हम उसको यूज कर रहे होंगे, जब हम स्टैक को यूज कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हम एलिमेंट टाइप बता सकते हैं। ये था हम प्रोटोकॉल के साथ कैसे यूज करते हैं स्टैक को। और अब ये मुझे बताना कि एसोसिएटेड टाइप एलिमेंट क्या होता है। तो इस एलिमेंट को मैं क्या करूंगी, अब मैं क्योंकि यहाँ पे एरे पास कर रही हूँ तो मैं एक एक्सटेंशन बनाऊंगी। पहले मैं अपना यूज करके देखती हूँ कि इसका कोई इफेक्ट है या नहीं। और अगर मुझे इक्वल्स टू परफॉर्म करना है तो मैं क्या करूंगी कि क्या होना चाहिए, इक्वटेबल होना चाहिए एलिमेंट, सिंपल इक्विटेबल होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ किया वही हमने यहाँ पे भी कर दिया, तो हम इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक्स ऑफ जेनरिक्स। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही करना चाहूंगी। जो हमारा जेनरिक्स है, कुछ और भी टॉपिक्स होते हैं जेनरिक में, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, जेनरिक होता है क्या, डिक्लेयर कैसे करते हैं, प्रोटोकॉल को जेनरिक के साथ कैसे यूज करते हैं, कि अगर हमें फंक्शंस को यूज करना है, इसको हम कहीं और भी यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए रीयूजेबिलिटी के लिए हमने प्रोटोकॉल के अंदर डाल दिया। एसोसिएटेड टाइप हमने बता दिया, अगर प्रोटोकॉल यूज करें तो यहाँ पे एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उस केस में हमें क्या बताना होगा कि उसको एलिमेंट टाइप को यहाँ डिक्लेयर भी करना होगा। तो इसलिए हमने एलिमेंट डिक्लेयर कर दिया। अगर हम डबल इक्वल्स टू को यूज करना है तो उसके लिए हम इक्वल टेबल को कंफर्म करेंगे, जैसे हमने कहाँ किया, फाइंड इंडेक्स के अंदर किया। और इनमरेटेड को हम यूज कर लेंगे, इनमरेट लूप को ट्रैवर्स करने के लिए एरे को। सो बेसिकली यही था, हमने पोस्ट पॉप स्टैक डिक्लेयर किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम धीरे धीरे जेनरिक्स को प्रॉपर, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हम प्रोटोकॉल के अंदर सफिक्स को यूज़ कर सकते हैं, वेयर क्लाउज भी हम जेनरिक्स एसोसिएटेड टाइप के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो जेनरिक्स में और क्या क्या कर सकते हैं हम वो पढ़ेंगे, वेयर क्लाउज को कैसे यूज़ करेंगे जेनरिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।